हाँ, तो 10th क्लास के बच्चों, ये आपके इंग्लिश का बुक है, नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यही है ना बुक का नाम है, फुटप्रिंट विदाउट फीट। और चैप्टर नंबर 6 है, यानी कि लेसन नंबर 6 है, और नाम है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, यानी कि साइंटिस्ट का बनना। साइंटिस्ट का बनना क्या होता है, यही आप यहाँ सीखोगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हाँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि साइंटिस्ट बनना होता क्या है। तो देखो, इस दुनिया में दो प्रकार के साइंटिस्ट होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइंटिस्ट इन दिस वर्ल्ड। फर्स्ट, बॉर्न साइंटिस्ट, एंड सेकेंड, मेकिंग साइंटिस्ट। बॉर्न साइंटिस्ट का मतलब होता है आइंस्टाइन, न्यूटन, ये सब बॉर्न साइंटिस्ट थे, या फिर हम्फ्री डेवी, इन सबको बोल सकते हो बॉर्न साइंटिस्ट, जो ज़्यादातर आपको ना थ्योरी देंगे, और वो थ्योरी कई सालों तक रखा रहता है, और बहुत सालों के बाद उस थ्योरी पर कोई साइंटिस्ट आता है और फिर इन्वेंशन करता है, तो वो लोग हो गए मेकिंग साइंटिस्ट। ठीक है, तो दो तरह के आपके पास साइंटिस्ट हैं, एक बॉर्न साइंटिस्ट और एक मेकिंग साइंटिस्ट, यानी कि जो अपने आप को बना लेता है साइंटिस्ट, दूसरों की चीज़ें पढ़कर, किताब पढ़कर। लेकिन न्यूटन या आइंस्टाइन सब किसी की चीज़ें पढ़कर साइंटिस्ट नहीं बन गए थे। ये लोग जो साइंटिस्ट बने थे वो अपनी ही थ्योरी से बने थे ये लोग, और इनके बहुत सारे थ्योरी प्रूफ नहीं हुआ था इनके जीते जी, और कई सारे थ्योरी है जो अभी तक भी इनके प्रूफ नहीं हुआ है। तो ये चैप्टर है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। यहाँ कोई है जो अपने आप को साइंटिस्ट बना लिया, ये बॉर्न नहीं थे, ये सीखे हुए साइंटिस्ट हैं। कहोगे कुछ तो गुण जन्म से ही होगा, हाँ कह लो, कोई बात नहीं, कुछ तो गुण जन्म से ही होगा। तो इस चैप्टर में जो कैरेक्टर है उसका नाम है रिचर्ड एच एवराइट। तो रिचर्ड एच एवराइट अमेरिका के रहने वाले हैं। आप इन्हें देख सकते हो, मिल सकते हो, और जो एक्स एक सोशल मीडिया है, ट्विटर जिसको पहले कहते थे, उस पर मैं भी इनको फॉलो करता हूँ। और ये अपने आप को जो है वो साइंटिस्ट बना लिया, और कैंसर की दवा की खोज में इनकी जो इन्वेंशन है, इनकी जो खोज है, वो कैंसर दवा बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिला हमारे साइंटिस्टों को, क्योंकि इन्होंने जो अपने आप को साइंटिस्ट बनाया वो इनका सब्जेक्ट था तितली, बटरफ्लाई। तो एज ऑफ 22 ईयर्स में, यानी कि 22 साल की एज में, ये साइंटिस्ट वर्ल्ड में एक अपनी नई विचारधारा, कह लो कि तहलका मचाने के लिए तैयार थे। क्योंकि तितली के, यानी कि बटरफ्लाई का सेल कैसे वर्क करता है, उस पर इन्होंने बरसों से स्टडी किया था, अध्ययन किया था। कौन? रिचर्ड एच एवराइट ने। ये अपनी जो भी थ्योरी पहले सोचते थे, निकालते थे, स्टडी करते थे, उन सब को अपने क्लासमेट को पहले सुनाया करते थे, फिर उसे आर्टिकल बनाकर, और फिर नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में वहाँ पर इन्होंने प्रोसीड किया अपने थॉट्स को। लेकिन फर्स्ट टाइम इनको वहाँ पर में जो साइंस फेयर लगा था, यानी कि नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में जो एक फेयर लगा था, दुनिया के सारे साइंटिस्ट आए थे, लेकिन इनके मतलब किए हुए खोज को इतना पसंद नहीं किया गया, क्योंकि वही जैसे देख रहे हो, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, मैं कोई एडिट करता हूँ ना थंबनेल डालता हूँ, कुछ नहीं। तो वही था, वो थर्मोकॉल पर और क्या कहते हैं कागज़ में फाइल बनाकर लाए थे, और दुनिया के और साइंटिस्ट वहाँ पर में लैपटॉप, बड़े बड़े स्क्रीन के साथ लोगों को दिखा रहे थे, बड़ा सा स्क्रीन डाले थे। तो यही वजह है कि इस फेयर में इनको ऐसा कुछ नहीं मिल पाया। लेकिन ये नेक्स्ट ईयर फिर आए, जहाँ पर इन्हें पहचान मिली कि हाँ, रिचर्ड एच एवराइट कोई साइंटिस्ट है। दरअसल में इनकी बातों को अगर शुरू किया जाए, यानी कि इनके साइंटिस्ट बनने की कहानी को अगर शुरू किया जाए, तो शुरू होता है इनके बचपन से ही। बचपन से भी कब?
जब ये लगभग 5 साल के थे, तब से 5 साल की उम्र से तितली के पीछे भागना, उसे पकड़ना इन्हें बहुत अच्छा लगता था। और लोग जो हैं 5 साल 6 साल की उम्र में बच्चे सब फुटबॉल सीखना, उसके बाद बेसबॉल सीखना, ये सब सीखते हैं, लेकिन नहीं, इन्हें तो तितली पकड़ना सीखना था। सो ही डिड, और उन्होंने ऐसा ही किया। जब बच्चे सब किंडरगार्टन में दौड़ दौड़ के खेलते हैं, तब ये किंडरगार्टन में जाकर के क्या पकड़ रहे थे? तितली पकड़ रहे थे। किसी स्लाइड पर, किसी झूले पर ये फिसल नहीं रहे थे। और इनसे जब ये बड़े हुए तो जर्नलिस्ट सब ने, पत्रकार सब ने पूछा कि आपने ये चीज़ें कैसे शुरू की, कब से हुआ, ये सब चीज़ें आपने किस तरीके से इसको मेंटेन किया? कहते देखो, इसका मेंटेन जो है वो मैं अपने डाइनिंग रूम से शुरू किया। यानी कि शाम को अपने डाइनिंग रूम में ही, अपने टेबल पे ही तितलियों को पकड़ के लाता था, उसको टेबल पे रखता था। उसके ऊपर बनने वाले जो पैचेस होते हैं, रंग बिरंगी तितलियाँ, ये रंग बिरंगी क्यों हैं, वाई दिस इज कलरफुल, ये सब बातें मैं सोचा करता था। और धीरे धीरे उसको अपने ग्रेड बाय ग्रेड, यानी कि क्लास बाय क्लास, हमने उसमें सुधार करते गए और मैं सीखता गया। रिचर्ड एवराइट की मम्मी भी कहती है, हाँ, ये तितलियों के पीछे पागल था और तितली की चीज़ों को समझना था इसे। मैं भी समझ गई थी कि इन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है, और वो सारी चीज़ों की पूर्ति जो है मैं करना शुरू कर दी। यानी कि मतलब उस टाइम में, हालांकि रिचर्ड एवराइट के फादर नहीं थे, ओनली सिंगल मदर थी वो, और मदर ही इनका सारा कुछ पूरा करती थी, लेकिन तब भी मम्मी ने इसे माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूरबीन, कैमरा, एक से एक सब कुछ खरीद कर इनको बचपन से ही देना और इकट्ठा करना वो भी शुरू कर दी थी। उसके बाद जब ये बड़े हुए, थोड़े से बड़े हुए, तो ये अपने ही घर में ना, घर के बाहर जो एक होता है घर जिसमें लोग स्टोर रूम बनाते हैं या कुछ भी, उस घर के नीचे इन्होंने एक अंडरग्राउंड घर बनाया, तल घर, और उसमें जालियां सब फिट किया, और उसमें ढेर सारे तितली का प्यूपा उठाकर ले आया। वो प्यूपा के चारों तरफ ये कैमरा लगा दिया, और वो प्यूपा अब फिर कैटरपिलर में बदलेगा, कैटरपिलर के बाद वो मैच्योर तितली में बदलेगा। ये सारे चरण को रात रात भर रिचर्ड एवराइट देखा करते थे, और एक एक पल, पूरी पूरी रात जागना, ये सारे काम ये करते रहते थे। और यही करके ये बड़े हुए। बड़े होने के बाद इनको पता चला कि जर्मनी का एक साइंटिस्ट है, नाम है उनका ए अर्कहार्ट, फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट। फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट टोरंटो के यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं, कनाडा में, है ना, वो कनाडा में पढ़ाते हैं। कनाडा में Everight's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Everett was attaching light adhesive tag to the wings of monarch, and anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to the Dr. Urquhart. तो सबसे पहले ना एवराइट की मम्मी ने अर्कहार्ट को लेटर लिखा था कि आप मेरे बेटे को जो है ना, आप थोड़ा सा नॉलेज दो, पढ़ा दो इसे। बाद में रिचर्ड एवराइट ने खुद एक तितली को टैग करके और फिर लेटर लिखा था तितली को भेज करके, और वो ये आग्रह कर रहा था एवराइट कि प्लीज मुझे आपके साथ कुछ दिन रहकर सीखना है। अब अर्कहार्ट ने पहले तो एवराइट के बारे में सब कुछ पता लगाया, ये लड़का तो बड़ा अजीब है। अर्कहार्ट ने तुरंत लेटर लिखा, भाई साहब आप कह रहे हो कि आप मेरे साथ रहकर पढ़ना चाहते हो, और मैं चाहता हूँ कि आप जैसा स्टूडेंट अगर मेरे साथ हो जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी।
और मैं भी धन्य हो जाऊंगा। इसलिए आपका स्वागत है और आप ज़रूर हमारे यहाँ पर में आओ, स्वागत है और हम आपके स्वागत करेंगे। यहाँ पर आकर के आप हम दोनों मिलकर काम करेंगे। दरअसल में एब्राइट जो है वो ज़्यादा सबसे काम करना चाहते थे मोनार्क 10 पर। देखो अमेरिका के सेंटर अमेरिका में मोनार्क 10 नाम का एक तितली रहती है। हम आपको बता दें कि इस पूरी दुनिया में तितली के 30,000 से भी ज़्यादा प्रकार हैं। मतलब देयर आर मोर देन 30,000 काइंड्स ऑफ बटरफ्लाई इन दिस वर्ल्ड। उसमें एक मोनार्क 10 नामक तितली है जो सेंट्रल अमेरिका में पाई जाती है, लेकिन वो तितली अब यहाँ पर नहीं रह रही है। सारे के सारे मोनार्क 10 वहाँ से भाग रहे हैं, जा रहे हैं। इसी पर आर्कहार्ट और एवराइट दोनों मिलकर स्टडी करना चाहते थे। उन्होंने स्टडी की, बहुत सारे को इकट्ठा किया और देखा कि इन तितलियों में कैंसर लग रहा है। इनकी जो अपने कलरफुल पैचेस, कलर के जो पैचेस होते हैं वो पैचेस बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते इनका खतरा आ गया और ये तितलियां समझ गई हैं। इसीलिए सारे बटरफ्लाइज वहाँ से भागकर दूसरे क्षेत्र में जा रही हैं, लेकिन दूसरा क्षेत्र भी इनके रहने के लायक अच्छा तो है नहीं। इसलिए रिचर्ड एब्राइट ने और डॉक्टर आर्कहार्ट ने इसका कॉज ढूंढा, क्या कारण है यहाँ कैंसर फैलने का। तब पता चला कि अमेरिका के सेंट्रल अमेरिका में एक्सेसिव पोल्यूशन के कारण ये कैंसर फैल रहा है। अगर पोल्यूशन को रोका जाए सेंट्रल अमेरिका में तो ये मोनार्क 10 बच जाएगा। और मोनार्क 10 सेंट्रल अमेरिका के एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसलिए ये लोग चाहते थे कि उस पर हम अच्छे से काम करें। फिर इन्होंने बहुत सारे मीटिंग हुई, गवर्नमेंट से मिले और मोनार्क 10 के बारे में। अब जब ये मोनार्क 10 के उन पैचेस और कैंसर का पता लगा रहे थे, इसी से इंसान को भी कैंसर कैसे होता है ये भी पता लगाया जा सकता था। क्योंकि देखो इंसान को जो कैंसर होता है वो एक जगह पर कोई दाग बन गया, धब्बा बन गया, या घाव था, या आंत में घाव हो गया, या फिर किडनी में घाव हो गया, लंग्स में घाव हो गया, और वो घाव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाता है और कैंसर हो जाता है। जैसे आपने महिलाओं में देखोगे ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर जब अपने 3rd 4th स्टेज में आ जाए तो बचना मुश्किल हो जाता है। वो एक अंदर मांसपेशी में, मसल्स में एक घाव ही होता है और वही घाव बड़ा होकर के पूरे शरीर में कैंसर का रूप धारण कर लेता है। ये ब्लड कैंसर की तरह नहीं होता है, ये ब्लड कैंसर अलग चीज़ है। ये सिर्फ कैंसर पर काम कर रहे थे। तब इन्होंने मतलब किस तरीके से ये दाग और धब्बे बढ़ना शुरू होता है तितलियों में, अगर उन्हीं दाग धब्बों को तितली में वो कैसे बढ़ते हैं उसका अगर बढ़िया से स्टडी किया जाए तो कैंसर का इलाज भी ढूंढा जा सकता है। आप लोगों को बता दूं, रिचर्ड एच एवराइट आज भी जिंदा हैं, आज भी वो काम कर रहे हैं ताकि कैंसर का फुल इलाज ढूंढ लिया जाए। कैंसर का काफ़ी मात्रा में इलाज ढूंढा जा चुका है और उन इलाजों का वजह है रिचर्ड एच एवराइट। बहुत सारी जो आप मार्केट में दवाई आप उपलब्ध देख रहे हो वो सारी की सारी दवाइयाँ रिचर्ड एवराइट के जितने भी एक्सपेरिमेंट थे, जो अनुसंधान थे, उसी के कारण ये दवाइयाँ बन पाई हैं। ये नहीं कि रिचर्ड एवराइट ने ही किया है, और भी साइंटिस्टों ने योगदान दिया है, लेकिन दवाई बनने में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है तो रिचर्ड एवराइट का है, कैंसर की जितनी भी दवाइयाँ हैं। क्योंकि तितली के धब्बे का अध्ययन और इंसान में अगर आंत में कोई घाव हो जाता है तो घाव किस प्रकार बढ़ता है, इन दोनों का अध्ययन सेम था। और तब यहाँ पर कैंसर के बहुत सारी दवाइयों की खोज किया गया है। तो ये था रिचर्ड एवराइट की स्टोरी की समरी। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी कर लेना और बीच से भी कुछ क्वेश्चन निकालना, तब जाकर के आपको ये पूरा हो जाएगा। ठीक है।
तो और भी कुछ पूछना हो तो बताना। और जो भी आप लोग ऑनलाइन क्लास के बच्चे हो, वो अगर ये जो मैंने बताया स्टोरी वो आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो भी करना ज़रूरी होता है। और आप लोग जितना एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकालोगे वो सबसे ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। याद रखना, आजकल अब चैप्टर और कैरेक्टर कोलैबोरेशन हो रहा है। तो चैप्टर और कैरेक्टर कोलैबोरेशन का मतलब ये हुआ कि आपको रिचर्ड एच एवराइट की जगह पर में किसी और कैरेक्टर को रख देगा। कहेगा रिचर्ड एच एवराइट की जगह अगर होरेस डेनबी होता तो क्या होरेस डेनबी भी साइंटिस्ट होता या चोर होता? इसी तरीके के कोलैबोरेशन वाले क्वेश्चन आते हैं 10th क्लास के बच्चों। इन कोलैबोरेशन वाले क्वेश्चन पर आप लोग ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है? ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। गलतियाँ कमेंट में लिखते रहना। धन्यवाद।